हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स फंडामेंटल्स। और इस लेक्चर में हम डर्कहाइम की थ्योरी ऑन रिलीजन को अच्छे से देखेंगे। तो पिछले साल राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ अयोध्या में, है ना। और पूरी कंट्री उस दिन एक एक्साइटमेंट और यूनिटी के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चला, मंदिर वही बनाएंगे। तो क्या आपने सोचा है कि एक जगह, एक इवेंट कैसे इतने सारे लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर लेता है, और क्यों ये रिलीजन के बियॉन्ड जाकर एक सोशल फिनोमेना बन जाता है। तो आज हम रिलीजन को सिर्फ मंदिर मस्जिद के बाउंड्रीज में नहीं देखेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इमाइल दरखाइम, जो सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर में से एक थे, कैसे रिलीजन को एक सोशल फोर्स के रूप में देखते हैं। तो अयोध्या का मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक सिंबल है, एक सेक्रेट एंटिटी जो मिलियंस के इमोशंस और फेथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं है, सिंबल है, बट खाली रिलीजियस सिंबल नहीं है, ये एक कलेक्टिव कंसाइंस का पार्ट है। तो डरखाइम कहते हैं कि रिलीजन सिर्फ भगवान को वर्शिप करना नहीं होता, बल्कि ये एक तरीका है जिसमें सोसाइटी अपने आप को वर्शिप करती है, अपने वैल्यूज को, अपनी मॉरल्स को और अपनी यूनिटी को वर्शिप करती है। तो हम लोगों के अकॉर्डिंग रिलीजन क्या है, या नॉर्मल रिलीजन क्या सोचते हैं हम कि रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ गॉड, बट अकॉर्डिंग टू दरखाइम रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ सोसाइटी। रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ कलेक्टिवनेस। ठीक है। तो जब लोग अयोध्या जाते हैं तो सिर्फ भक्ति करने नहीं जाते, वो एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने जाते हैं। वहां एक फीलिंग होती है कि हम एक है, और ये जो इमोशनल फीलिंग है कि हम एक है, इसे डरखाइम कहते हैं कलेक्टिव एफरवेसेंस। एक ऐसी फीलिंग जो तब होती है जब लोग एक सेक्रेड एक्टिविटी में मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। लोग अयोध्या गए, अयोध्या मंदिर उनके लिए क्या है, सेक्रेड बन गया है। और वहां पर उन्हें एक फीलिंग आती है, इमोशनल फीलिंग आती है। वो फीलिंग डरखाइम के कहते हैं कि कलेक्टिव एफरवेसेंस है। तो अब थोड़ा सुपरस्टिशंस की बात करते हैं। अब आपके घर में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, नींबू मिर्ची का टोटका। कभी देखा है कैसे एक ट्रक या कार के सामने या आपके घर में नींबू और मिर्ची को लटकाया जाता है। अब आप सोचो, क्या नींबू और मिर्ची सच में बुरा भगाएगा, या बुरा ये इन सबको दूर करेगा? शायद नहीं। लेकिन ये एक बिलीफ है जो सेंचुरीज से चलती आ रही है ना। और ये बिलीफ एक सोशल ग्लू का काम करती है, लोग इससे कनेक्ट करते हैं, इस पर ट्रस्ट करते हैं। फिर इसी तरीके से वो शगुन वाला कोकोनट जो होता है कि नारियल, किसी नए कार्य या घर की शुरुआत करते वक्त कोकोनट तोड़ना शगुन माना जाता है, तो ये एक रिचुअल है। अब ये रिचुअल को या वो नींबू मिर्ची के रिलीफ को सेक्रेट माना गया है, तो ये एक सेक्रेट फीलिंग क्रिएट करता है ना, और एक ऑस्पिशियस स्टार्ट सिंबलाइज करता है। फिर तो डर्कहाइम कहते हैं कि रिलीजन और सुपरस्टिशंस एक तरीके का सोशल ऑर्डर बनाते हैं। रिलीजन भी और सुपरस्टिशन भी क्या बना रहे हैं, सोशल ऑर्डर बना रहे हैं। तो जब लोग एक बिलीफ को कलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक सोसाइटी के रूल्स और मॉरल्स बन जाते हैं। तो नींबू मिर्ची एक टोटम की तरह है, मतलब एक सिंबल है जो हमारी सेफ्टी और प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो 2002 में क्या आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रेड एंड प्रोफेन। अगेन 2012 में सेक्रेड एंड प्रोफेन पे आया है पीवाईक्यू। और फिर उसके बाद 2017 में दोबारा आया है, गिव एन असेसमेंट ऑफ डर्कीमियन notion of sacred and profane in sociology of religion. So that is why PYQ is important. तो जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, या जो भी कंटेंट आपको कोई भी टीचर कंटेंट पढ़ाता है ना, तो कोई भी आपको कंसाइज फॉर्म में नहीं देगा। आप जितने भी सोशियोलॉजी के टीचर्स हैं, इस बात के लिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि यार इसने तो बहुत ज्यादा दे दिया या इसने तो बहुत कम दिया। वो अब जैसे सेक्रेड एंड प्रोफेन है, तो हम भले ही थ्योरी ऑन रिलीजन पढ़ा रहे हैं, लेकिन थ्योरी ऑन रिलीजन पे हम आपको डायरेक्ट 250 वर्ड नहीं दे सकते कि जो आप डायरेक्ट पेपर में लिख दो। हमें उसमें आपको अगर सेक्रेड एंड प्रोफेन का क्वेश्चन आ रहा है तो हमको तोड़ तोड़ के बताना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जो पीडीएफ है उसमें सेक्रेड एंड प्रोफेन की पहले डेफिनेशन है, उनको डिटेल में है कि सेक्रेड क्या होता है, प्रोफेन क्या होता है, फिर उसका इंटर रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें हैं। तो कंटेंट आपको हर एक टॉपिक को डिटेल फॉर्म में मिलता है, जैसे सीक्रेट प्रोफेन, फंक्शन ऑफ रिलीजन, उसको मिलाकर एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको 250 वर्ड लिखने होंगे अगर थ्योरी ऑन रिलीजन को क्रिटिकली एक्सेस करने के लिए आएगा। ठीक है। कोई भी आपको 250 वर्ड का सिंपल थ्योरी नहीं दे सकता।
अब जैसे सेक्रेड एंड प्रोफेन है, अगर 250 वर्ड का सिर्फ यही बता दे कि थ्योरी ऑन रिलीजन क्या है, कि उन्होंने प्रिमिटिव रिलीजन की स्टडी करी, फिर सेक्रेड और प्रोफेन के बारे में बताया, फिर क्रिटिसिज्म वगैरह करके हम एंड कर दे, 250 वर्ड में हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसे शॉर्ट नोट आ गया सेक्रेड प्रोफेन पे, तब क्या करोगे? तो इसलिए हर कंटेंट, हर किसी का आपको ब्रेक फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप किसी टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो आपकी कमी है कि उतना पूरा पढ़ने के बाद, 15-16 पेजेस पढ़ने के बाद आप उसको 250 वर्ड में लिख पा रहे हो, इसमें टीचर की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आ रखे सेक्रेड एंड प्रोफेन से। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया है, गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ इमाइल डर्कहाइम्स थ्योरी ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी। ये प्रॉपर यहाँ पे थ्योरी पूछी गई है। टू व्हाट एक्सटेंट डज इट एक्सप्लेन द कंटेम्पररी सिनेरियो इन एशिया? 2004 में ये क्वेश्चन आया। फिर अगेन 2020 में आया, क्रिटिकली एनालाइज डर्कहाइम्स व्यू ऑन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ एंड द रोल ऑफ रिलीजन, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिलीजन रिवाइवलिज्म इन सोसाइटी। तो यहाँ पर एक और उन्होंने ऐड कर दिया रिलीजियस रिवाइवलिज्म के बारे में कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। तो अब आजकल जितनी भी रिलीजन से चीजें, अब रिलीजन रिवाइवलिज्म पे आ गया है, तो जितनी भी रिलीजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, उसको प्रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर एक और सेम क्वेश्चन था कि elaborate Emile Durkheim's analysis of elementary form of religious life and the role of religion in society. How does the explain existence of religion in the modern industrial societies? तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, वो सेक्रेड प्रोफेन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, क्रिटिकली रिव्यू करने के लिए कह रहे हैं इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी को, साथ में वो रिलीजन का रोल पूछ रहे हैं, और कंटेम्पररी सिनेरियो में रिलीजन रिवाइवलिज्म पूछा है उन्होंने, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रिलीजन का एग्जिस्टेंस कैसे होगा वो पूछा है। बाकी क्वेश्चंस वेबर का व्यू ऑन रिलीजन से कंपेयर करने के लिए है, तो जब हम वेबर का कर लेंगे तब हम इनके व्यूज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कि कैसे रिलीजन फंक्शनल है सोसाइटी में, इन व्हाट वे डिड डर्कहाइम परसीव रिलीजन एज फंक्शनल टू सोसाइटी। तो गिन चुन के ये 5-6 क्वेश्चन आ रखे, ये अगर आप 5-6 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन हिला लोगे आप। बस बात ये है कि जो ये आ रखा है रिवाइवलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म पे आ रखा है, तो ये तो आप नॉर्मल जब सोसाइटी पढ़ोगे, अपनी और चीजें पढ़ोगे, तो उसमें भी आप सीख लोगे। अगर मान लो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आ गया, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो भी आप लिख लोगे, है ना। तो ये सारी इतनी सारी चीजें होती है, ये एक ही टीचर नहीं दे सकता। तो जब आप जीएस पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत वहां से भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। हालांकि मैंने सारे पीवाईक्यूज अपने पीडीएफ में डाल दिए हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इवन रिलीजियस रिवाइवलिज्म का जो उन्होंने पूछा है, कंटेम्पररी रेलेवेंस, जितना मैं होलिस्टिकली कवर कर सकती थी पीडीएफ में, वो सब मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, इतना भी अगर आप कर लोगे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आप लोगों को। चलो, तो अब देखते हैं कि डर्कहाइम का गोल क्या था। सिंपल, डर्कहाइम पॉजिटिविस्ट थे, और डर्कहाइम का गोल था कि रिलीजन की साइंटिफिक स्टडी करनी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलीजन, ये इनका गोल था। तो डर्कहाइम अप्रोच रिलीजन नॉट एज थियोलॉजियन बट एज सोशियोलॉजिस्ट। ये जानना चाहते थे एसेंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन का एसेंस क्या है, और दूसरा ये जानना चाहते थे सोशल फंक्शंस ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहली बात क्या है कि वो साइंटिफिक स्टडी करना चाहते थे रिलीजन की, नॉट एज अ थियोलॉजियन बट एज अ सोशियोलॉजिस्ट। और क्या जानना चाहते थे, एसेंस ऑफ रिलीजन। एसेंस ऑफ रिलीजन वो कैसे जानेंगे, बाय स्टडिंग इट्स सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक फॉर्म, जिसमें वो प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी करते हैं। और ही वांट टू अंडरस्टैंड द सोशल फंक्शन ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो उनका मेन गोल क्या था, सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना, एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बनाना। और दूसरा क्या था कि एक कैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन, सोशल ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, वो जानना। तो रिलीजन का सोशल फंक्शन जानना चाहते थे कि हाउ इट सपोर्ट्स द कोहेजन एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी। तो अब अगर हमें इसको होलिस्टिकली कवर करना है, जितने भी मैंने पीवाईक्यूज देखे हैं, तो मैंने एक ये चीज बनाया है, एक ये ग्राफ बनाया है, इस तरीके से हमको इसको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोई भी हम डर्कहाइम की थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसपे अर्लियर थ्योरीज क्या थी, है ना। तो हम देखेंगे कि रिलीजन पे
अर्लियर थ्योरीज कौन कौन सी थी और डर्कहाइम का इन पे व्यू क्या था, या डर्कहाइम ने इनको किस तरीके से क्रिटिसाइज किया। उसके बाद हम देखेंगे कि डेफिनेशन। अब डर्कहाइम ने हर चीज की डेफिनेशन दी है, डिविजन ऑफ लेबर की, सोशल फैक्ट की, सुसाइड की, रिलीजन की। हो सके तो इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जब आप एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखोगे ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ पढ़ के आया है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर उन्होंने दी है, जो कि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, तो उसको रट जाओ। तो अब डेफिनेशन देखेंगे इसमें, फिर हम देखेंगे व्हाई ही चूज प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी ही क्या, क्यों उन्होंने चूज करी। तो इस प्रिमिटिव सोसाइटी के हम फीचर्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे मेथोडोलॉजी जो उन्होंने यूज करी है ऑन थ्योरी ऑफ रिलीजन। तो पहले हम ये देखेंगे। इसके बाद हम आएंगे थ्योरी ऑन रिलीजन। यहां पर हम क्या देखेंगे, ये पीवाईक्यू के हिसाब से मैं बता रही हूँ। फीचर्स उन्होंने रिलीजन के कुछ बताए हैं कि रिलीजन क्या है, अल्टीमेट नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट है, इसके बारे में जानेंगे। रिलीजन के पास, रिलीजन हैज सम डायनोमोजेनिक क्वालिटी, वो हम देखेंगे कि इस बात से डर्कहाइम क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जितनी भी सोसाइटी है वो दो वर्ल्ड में डिवाइडेड है, सेक्रेड एंड प्रोफेन, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ रिलीजन या ओरिजिन ऑफ रिलीजन। उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ रिलीजन देखेंगे। उसके बाद हम रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी देखेंगे। उसके बाद हम इनकी थ्योरी को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, जिसमें हम सिग्निफिकेंस देखेंगे या पॉजिटिव्स देखेंगे, और दूसरा हम लिमिटेशंस देखेंगे या क्रिटिसिज्म देखेंगे। अब जब ये सेक्रेड एंड प्रोफेन हम देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि सेक्रेड क्या होता है, प्रोफेन क्या होता है, क्या चीज ऑर्डिनरी थिंग को सेक्रेड बनाती है, तो कॉजेज ऑफ सेक्रेडनेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द टू, रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन। जब हम थ्योरी ऑफ रिलीजन को या थ्योरी ऑफ रिलीजन के ये पूरे एस्पेक्ट्स को पढ़ लेंगे, तब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। अगर एग्जाम में फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा, विल एबल टू डू दिस। ठीक है, तो विल एबल टू डू दैट। तो अर्लियर थ्योरीज हम देखेंगे रिलीजन पे क्या थे और डर्कहाइम का क्या व्यू था। डेफिनेशन देखेंगे, व्हाई ही चूज प्रिमिटिव सोसाइटीज वो देखेंगे, फीचर्स देखेंगे इन प्रिमिटिव सोसाइटीज के, और मेथोडोलॉजी उन्होंने क्या यूज करी है थ्योरी ऑन रिलीजन पे वो देखेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑन रिलीजन पे आएंगे, जिसमें हम उनके फीचर्स देखेंगे कि क्या रिलीजन के उन्होंने फीचर्स बताए हैं। क्या बोला है उन्होंने कि रिलीजन एक नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है, इसको देखेंगे। रिलीजन हैज डायनोमोजेनिक क्वालिटी, ये देखेंगे। सेक्रेड एंड प्रोफेन देखेंगे, इस सेक्रेड एंड प्रोफेन के अंदर भी उसको डिटेल में देखेंगे, इसके फीचर्स दोनों के, कॉजेज ऑफ सेक्रेडनेस की, व्हाट मेक ऑर्डिनरी थिंग्स सेक्रेड, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू। फिर हम कॉजेस या ओरिजिन ऑफ रिलीजन देखेंगे, फिर फंक्शन ऑफ रिलीजन, रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, एंड देन विल critically evaluate the theory in which we'll see the significance and we'll see the limitations। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में बहुत ग्रेट डिटेल में लिख के दी हुई है। ठीक है, और विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अर्लियर व्यू ऑन रिलीजन एंड दरखाइम्स क्रिटिक, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले एनिमिज्म बाय एडवर्ड टेलर। ये कहते हैं कि रिलीजन, टेलर क्या कहते हैं कि रिलीजन इज वर्शिप ऑफ स्पिरिट एंड सुपरनैचुरल। क्या कहते हैं कि पुराने जमाने के लोग जब सपने देखते थे या मौत का सामना करते थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज है जो शरीर से अलग है और वो जीवित रहती है। इस चीज को उन्होंने सोल या स्पिरिट कहा।
तो एडवर्ड टेलर के हिसाब से रिलीजन क्या है? रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ स्पिरिट एंड सुपर नेचुरल। उन्होंने इमेजिन किया कि इंसानों में ही नहीं बल्कि पेड़, पानी, जानवर, पत्थर, सब चीजों में एक स्पिरिट होती है। तो एडवर्ड टेलर कहते हैं कि ये स्पिरिट्स नेचर की चीजों को, ये जो स्पिरिट्स होती हैं, पेड़ पे कुछ स्पिरिट है, पानी में ये जो स्पिरिट है, ये नेचर की चीजों को कंट्रोल करती है, जैसे बारिश लाना, बिजली गिराना या बीमारी आना। तो धीरे धीरे लोगों ने इन स्पिरिट्स को प्लीज करने के लिए पूजा और रिचुअल्स करना शुरू किया, ताकि उनकी जिंदगी में सब कुछ सही रहे। और इस तरीके से ये जो स्पिरिट्स है, ये रिलीजन का बेस बन गया। ठीक है। तो अगर पेड़ गिरता है या बिजली गिरती है, तो वो सोचते हैं कि स्पिरिट उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उस स्पिरिट को मनाने के लिए रिचुअल्स करते हैं, उस स्पिरिट को मनाने के लिए पूजा करते हैं, उसको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। फिर डरखाइम आते हैं। डरखाइम ने टेलर के इस एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल लेवल पर फोकस करता है। उन्होंने कहा कि रिलीजन एक सोशल फिनोमिना है, जो इंडिविजुअल्स की नहीं बल्कि ग्रुप के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। तो डरखाइम क्या कहते हैं? द एसेंस ऑफ रिलीजन लाइज इन द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ अ ग्रुप, नॉट इन द बिलीफ अबाउट स्पिरिट। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे आते हैं मैक्स म्यूलर। ये नेचरिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। मैक्स म्यूलर कहते हैं कि रिलीजन की शुरुआत नेचर के पर्सोनिफिकेशन से हुई। मतलब पुराने लोग जब सन, विंड, रेन, इनके जैसे नेचर के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को देखते थे, तो उनको लगता था कि ये जो है ये डिवाइन पावर है। तो धीरे धीरे ये सन उनके लिए देवता बन गया, क्योंकि वो सोचते थे कि बिना सूरज के तो जीवन नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे लोग इन नेचुरल फोर्सेस की पूजा करने लगे, और उनके आसपास मिथ्स और कहानियां बनने लगी, जो रिलीजन का बेस बना। अब डरखाइम ने मैक्स मिलर की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये थ्योरी सिंपल और अधूरी है। उनका मानना था कि जो सेक्रेडनेस है, वो सिर्फ नेचर की वजह से नहीं होती, बल्कि उस सिग्निफिकेंस की वजह से होती है जो सोसाइटी उस चीज को देती है। ये जो सन है, ये अपने आप में इसके अंदर कोई सेक्रेडनेस नहीं है। ये सेक्रेड इसलिए है क्योंकि सोसाइटी ने इसको ये सेक्रेडनेस दी है। सबने मिलकर माना कि सन एक सेक्रेड चीज है, इसलिए सबने उसको डिवाइन पावर माना। तो क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ खाली नेचर की वजह से नहीं हो रही है, सोसाइटी ने उस चीज को वो सिग्निफिकेंस दी है, इसलिए वो सेक्रेडनेस बनी है। तो वो क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि तुम्हारी थ्योरी बहुत सिंपल और अधूरी है। वो कहते हैं अगर एक एनिमल या प्लांट को एक ग्रुप का टोटम, है ना, एक प्लांट या एनिमल को एक ग्रुप का टोटम माना जाए, तो वो सेक्रेड इसलिए होता है क्योंकि वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी और यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि उसके अंदर कुछ नेचुरल क्वालिटीज है। कुछ ऐसे सुपरफिशियल क्वालिटीज नहीं है इस प्लांट या एनिमल के अंदर या इस सन के अंदर। ये इसलिए डिवाइन पावर है क्योंकि वो सिग्निफिकेंस इसको सोसाइटी ने दिया है। तो डरकाइम का फोकस था कि रिलीजन का असली सोर्स लोगों का कलेक्टिव बिलीफ है, ना कि इस सन के अंदर या इन विंड के अंदर या इस रेन के अंदर या इस प्लांट एनिमल को जिसको उन्होंने टोटम माना है उसके अंदर कुछ ऐसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी है। ठीक है। फिर आते हैं इंटेलेक्चुअल थ्योरिस्ट जेम्स फ्रेजर। ये कहते हैं कि रिलीजन का ओरिजिन इंसानों के इंटेलेक्चुअल एफर्ट से हुआ। मतलब जब वो नेचर के फिनोमेना को समझने की कोशिश करते थे। तो साइंस के आने से पहले अर्ली ह्यूमंस ने हर नेचुरल इवेंट्स को एक मैजिकल या सुपर नेचुरल तरीके से समझने की कोशिश की। अगर बिजली गिरती थी तो वो सोचते थे कि कोई सुपर नेचुरल पावर उससे नाराज है। तो धीरे धीरे ये जो मैजिकल बिलीफ्स है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बन गया, जो इंसानों के लिए एक जो इंसानों के लिए लाइफ की मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो म्यूलर क्या कह रहे हैं कि नेचर पावरफुल लगती थी तो उसे डिवाइन मानकर पूजा करने लगे। फ्रेजर क्या कह रहे हैं, रिलीजन शुरू में एक इंटेलेक्चुअल अटेम्प्ट था, जब लोग साइंस के बिना चीजें समझने की कोशिश करते थे। डरखाइम ने इसे भी रिजेक्ट किया और कहा कि रिलीजन का असली पर्पस नेचर को एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि एक मॉरल और सोशल इंस्टीट्यूशन बनना था। तो रिलीजन का काम इंसान को एक कलेक्टिव ग्रुप में बांध कर रखना था, ना कि बस नेचुरल इवेंट्स को का जवाब देना। तो फ्रेजर ने रिलीजन के इमोशनल और रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया जो उसके सोशल फंक्शंस के लिए असेंशियल है। ठीक है। फिर उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, ये कहते हैं कि स्पेंसर का मानना था कि रिलीजन की शुरुआत एंचेस्टर्स की पूजा से हुई। एंचेस्टर्स मतलब जो पूर्वज होते हैं, तो एंचेस्टर्स की वर्शिप से हुई। तो पुराने लोगों को लगता था कि उनके एंचेस्टर्स मरने के बाद भी स्पिरिचुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए लोग अपने एंचेस्टर्स को अपीज करने के लिए या उनको मनाने के लिए वर्शिप करते थे और यही रिलीजन का बेस मिला। ठीक है। तो ये है अर्ली थ्योरीज। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमिज्म बाय एडवर्ड टेलर। उसके बाद मैक्स मिलर, ये नेचरिज्म का देते हैं। इंटेलेक्चुअल थ्योरिस्ट में जेम्स फ्रेजर है जो कहते हैं कि जब साइंस चीजों को जवाब नहीं दे पाता था तो ये जो सुपरनैचुरल बिलीफ्स है या जो ये मिस्ट्रीज हैं ये जवाब देती थी, तो ये रिलीजन का बेस बना। फिर हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं, कहते हैं कि जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, इनकी पूजा लोगों को लगता था कि इनके अंदर कुछ स्पिरिट है जो उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, ये स्पिरिट फॉर्म में प्रेजेंट है और इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इनको मनाने के लिए लोग वर्शिप करते हैं। अब हम देखते हैं डर्कहाइम की डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। तो डर्कहाइम क्या कहते हैं, अब यहां से हम एग्जैक्टली डर्कहाइम का स्टार्ट होता है। तो डर्कहाइम कहते हैं रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस related to the sacred things, that is to say things set apart and forbidden, beliefs and practices which unite into one single community called church, all those who are there to them। अब मुझे पता है समझ नहीं आया, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रिलीजन एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस है ना, यही कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट यही कह रहे हैं। मतलब रिलीजन एक ऐसे बिलीफ और प्रैक्टिसेस का सेट है जो सब लोग मिलकर फॉलो करते हैं। यहाँ बिलीव्स का मतलब वो चीजें हैं जो लोग मानते हैं और प्रैक्टिसेस का मतलब है रिचुअल्स। बिलीफ क्या है, जिसपे लोग, जिसको लोग मान रहे हैं, जैसे भगवान, स्वर्ग, मोक्ष, ये सब बिलीव्स हैं। और प्रैक्टिसेस क्या है, रिचुअल्स। सिंपल है ना। तो प्रैक्टिसेस का मतलब है रिचुअल्स, पूजा पाठ जैसे एक्शंस जो वो बिलीफ के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हिंदुइज्म में लोग कर्म और मोक्ष को मानते हैं, ये उनका बिलीफ है। और मंदिर जाना और आरती करना ये प्रैक्टिस का हिस्सा है। ठीक है। तो रिलीजन क्या है, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। रिलेटेड टू द सेक्रेड थिंग्स। तो सेक्रेड क्या होता है, तो सेक्रेड, सेक्रेड वो चीजें हैं विच आर सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन। तो ये कुछ ऐसी स्पेशल और पवित्र चीजें होती हैं जिन्हें एकदम अलग रखा जाता है और जिन्हें हर कोई रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुइज्म में गंगा का पानी सेक्रेड है, इस्लाम में कुरान सेक्रेड है, क्रिश्चियनिटी में क्रॉस सेक्रेड है। तो सेक्रेड चीजों को प्रोफेन, प्रोफेन मतलब आम और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें हैं इन सबसे अलग रखा जाता है। ठीक है। सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन का मतलब क्या होता है कि सेक्रेट चीजें जो है वो अलग और प्रोटेक्टेड होती हैं, इनको छेड़ने के लिए या डिसरिस्पेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका एक रूल्स ऑफ इंटरेक्शन होता है कि मंदिर के अंदर शूज ले जाना मना है। तो ये सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन थिंग्स है कुछ। ठीक है। कुरान को पवित्र जगह पर ही, साफ सुथरी जगह पर ही रखना होता है। तो ये चीज है विच यूनाइट इनटू अ सिंगल मॉरल कम्युनिटी कॉल्ड चर्च। तो यहाँ पे चर्च वो वाला चर्च नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। तो रिलीजन का सबसे बड़ा काम क्या है, यूनाइट करके रखना और एक मॉरल कम्युनिटी बनाना। तो लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक रिलीजन के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करके एक ग्रुप बनाते हैं। तो डरखाइम ने इस मॉरल कम्युनिटी को
चर्च बोला। चर्च का मतलब यहाँ क्या है? मॉरल कम्युनिटी, है ना? तो इस चर्च का मतलब क्या है? एक रिलीजन का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो। जैसे ईद के वक्त मस्जिद में सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं, तो एक सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करता है। सिंगल मॉरल रिलीजन जो है वो सिंगल मॉरल कम्युनिटी में यूनाइट करता है। या कुंभ मेले में करोड़ों लोग एक साथ स्नान करते हैं, तो ये कलेक्टिव फीलिंग आती है ना? एक सिंगल मॉरल कम्युनिटी बना रहा है। तो ये चीज है। अब ये जो बिलीफ्स है, इन बिलीफ्स का काम क्या होता है? ठीक है, इन बिलीफ का काम होता है सेक्रेड चीजों को एक्सप्लेन करना और उन्हें एक सेंस ऑफ मीनिंग देना। सोसाइटी के लोगों को बताना कि कौन सी चीज सेक्रेड है और कौन सी चीज सेक्रेड नहीं है, और ये चीज सेक्रेड है तो ये क्यों है। तो ये हमें बिलीफ्स के थ्रू पता चलता है। और प्रैक्टिसेस क्या होती है? रिचुअल्स। इन बिलीफ को प्रैक्टिस करने के लिए लोग रिचुअल्स अडॉप्ट करते हैं। रिचुअल्स सेक्रेड चीजों के साथ इंटरैक्शन का एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, दो तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं। एक होता है पॉजिटिव राइट्स, एक होती है नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स क्या होती है? पॉजिटिव राइट्स का मकसद होता है सेक्रेड के करीब जाना, सेक्रेड के साथ एक डिवाइन कनेक्शन बनाना। तो ये बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे पूजा करते हैं हम हिंदुइज्म में, भगवान के सामने आप दीपक जलाते हो, फ्लावर्स चढ़ाते हो, है ना? तो ये क्या है? ये सेक्रेड है, पॉजिटिव। अगर आज का एग्जाम्पल लूं, आज की सोसाइटी का, तो ये जो ऑनलाइन मेडिटेशन सेशंस होते हैं, यहाँ पर लोग एक साथ आकर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस क्रिएट करते हैं, जो एक कलेक्टिव सीक्रेट एक्सपीरियंस बन गया है। अब नेगेटिव राइट्स क्या होते हैं? ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्रीफाइस मांगते हैं। तो इनका मकसद होता है प्यूरिफिकेशन या सेक्रेट से जुड़ी चीजों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना। फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग, रमजान के टाइम रोजा रखते हैं, है ना? तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव राइट्स में होगा। क्यों? क्योंकि ये बलिदान मांग रहे हैं, है ना? फॉर प्यूरिफिकेशन, आप प्यूरिफिकेशन करते हो। ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है जो स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन करता है। या आजकल के टाइम पर डिजिटल डिटॉक्स भी इसका एग्जाम्पल है। डिजिटल डिटॉक्स, आजकल लोग अपने फोन्स और डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? लोग अपने फोन्स और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं एक दिन के लिए, ताकि अपने माइंड को प्यूरिफाई कर सके। तो आप भी क्या करो? डिजिटल डिटॉक्स। तो ये पॉजिटिव राइट्स हो गए, ये नेगेटिव राइट्स हो गए। तो बिलीफ क्या है? ये बताएंगे कि क्या चीजें सीक्रेट है और क्यों। और प्रैक्टिसेस क्या होती है? ये जब हम बिलीफ को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ रिचुअल्स अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो पूरी एसेंस क्या है डेफिनेशन का? कि रिलीजन, अब मैं इसका पूरा एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ। पूरा एसेंस क्या है दरखाइम के हिसाब से? रिलीजन बिलीफ और प्रैक्टिसेस का एक सिस्टम है। ये सिस्टम सेक्रेड चीजों के आसपास बनता है, और रिलीजन का मेन काम है लोगों को एक मॉरल कम्युनिटी में जोड़ना, जहां सब की एक जैसी वैल्यूज और रिचुअल्स, जहां सब एक जैसे वैल्यूज और रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, है ना? तो सेक्रेड क्या हो गया? मंदिर के अंदर दिया जलाना, ये सेक्रेड चीज हो गई। और प्रोफेन क्या होगी? ये घर पे आप नॉर्मल लाइट स्विच ऑन करो, तो ये प्रोफेन हो गया। तो सीक्रेट चीजें इमोशनल और स्पिरिचुअल होती हैं, है ना? और जो प्रोफेन चीजें होती हैं ये प्रैक्टिकल और नॉर्मल लाइफ का पार्ट होती हैं। तो ये डेफिनेशन को मैंने पूरा अच्छे से एक एक वर्ड आप लोगों को समझाया है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाई ही चूज टू स्टडी प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी ही क्यों चूज करी उन्होंने? तो डरखाइम ने कहा कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स रिलीजन्स को समझना है, कॉम्प्लेक्स रिलीजन जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, आजकल के रिलीजन को समझना है, तो सबसे पहले हमें उनके बेसिक और सिंपलर फॉर्म को समझना होगा। तो डरखाइम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिलीजन्स जो हैं ये इवॉल्व होती हैं, उनमें नए कस्टम, ट्रेडिशन और इंटरप्रिटेशन ऐड होते हैं, लेकिन उनका कोर एसेंस जो होता है ये हम शुरुआत में ही समझ सकते हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज का रिलीजन एक डायरेक्ट और रॉ मैनिफेस्टेशन है। डायरेक्ट और रॉ मैनिफेस्टेशन होता है
कि रिलीजन ऑफ व्हाट रिलीजन ट्रूली मीन्स। यही रीजन था कि डरखाइम ने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स को स्टडी किया, है ना, क्योंकि उनका रिलीजन जो टोटेमिज्म पे बेस्ड था वो एक आइडियल केस था प्रिमिटिव रिलीजन को समझने के लिए। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में जो रिलीजन होता है वो अनअडल्टरेटेड अनअडल्टरेटेड फॉर्म में होता है। रिलीजन जो होता है वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। वहां कोई इंस्टीट्यूशनल हायरार्कीज नहीं होती, जैसे आजकल के टाइम पे है पंडित मौलवी पोप, इन सब की जरूरत नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूशनल हायरार्कीज नहीं होती, ठीक है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स थियोलॉजी होती है ना, जैसे आजकल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं या डिबेट्स हैं। और ना ही रिलीजन किसी प्रीस्टली सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। तो प्रिमिटिव रिलीजन एक रॉ और अनऑल्टर्ड मैनिफेस्टेशन होती है, जहां पर हम और अनऑल्टर्ड मैनिफेस्टेशन होती है लोगों के बिलीव्स को। तो उसको पढ़कर या उसको समझकर इस हम कॉम्प्लेक्स रिलीजन को समझ पाएंगे। अब की फीचर्स क्या है प्रिमिटिव रिलीजन के? तो की फीचर्स है कि टोटमिज्म। तो उन्होंने अरुंटा ट्राइब्स की स्टडी करी, है ना। तो की फीचर्स में सबसे पहले देखा उन्होंने टोटमिज्म। तो टोटमिज्म जो है ये फर्स्ट सेक्रेड बिलीफ सिस्टम है, सॉरी था। फर्स्ट सेक्रेड बिलीफ सिस्टम जो था वो टोटमिज्म था। जब वो प्रिमिटिव सोसाइटी के फीचर्स बताते हैं तो वो यही बताते हैं। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज का रिलीजन टोटमिज्म पे बेस्ड था। टोटम क्या होता है? टोटम एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट या सिंबल होता है। सिंबल सबसे पहले आप इतना समझो कि प्रिमिटिव सोसाइटी ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रिमिटिव सोसाइटी एक रॉ और अनअडल्टरेटेड फॉर्म में होती है ना। तो ये हमें कोर एसेंस बताएगी कि रिलीजन एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिलीजन जो है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व होते रहते हैं, उसमें नई नई कस्टम्स, नई नई ट्रेडिशन, नए नए इंटरप्रिटेशंस ऐड होते रहते हैं, इसलिए हम उसको समझकर रिलीजन एक्चुअल क्या होता है नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें रिलीजन को अगर असली में समझना है तो हमें प्रिमिटिव सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा, प्रिमिटिव सोसाइटी के रिलीजन को पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए वो चूज करते हैं अरुंटा ट्राइब। वहां पर वो कहते हैं, फीचर्स में बताते हैं कि टोटमिज्म जो था, दिस वाज द फर्स्ट सेक्रेड बिलीफ सिस्टम। अब टोटम क्या था? टोटम एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट या सिंबल होता था जो कम्युनिटी के यूनिटी और आइडेंटिटी को दिखाता था। प्रिमिटिव सोसाइटीज में टोटम एक ट्री, एनिमल या कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता था जो एक ग्रुप के बिलीफ्स और रिचुअल्स का सेंटर था। लेकिन अगर हम आज ये प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करें, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज सोसाइटी की बात करें, ऑर्गेनाइज रिलीजन्स की बात करें, तो आज के ऑर्गेनाइज रिलीजन में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टोटम है, ये आइडल्स बन गए हैं, ये सिंबल्स बन गए हैं, या सेक्रेड टेक्स्ट के रूप में इवॉल्व हो चुके हैं, है ना। आइडल्स जैसे गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, तो ये टोटम है हमारे लिए। सिंबल जैसे क्रिश्चियनिटी का क्रॉस, ये सिंबल, ये टोटम है। या सेक्रेड टेक्स्ट, ये टोटम है, जैसे कुरान, बाइबल, है ना, भगवत गीता, ये सेक्रेड टेक्स्ट है ऑर्गेनाइज रिलीजन में। लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या कह रहे हैं वो, कि टोटम एक ट्री, एनिमल या ऑब्जेक्ट होता था जो लोगों के ग्रुप के जो एक ग्रुप के बिलीफ्स और रिचुअल्स का सेंटर था। फिर दूसरा वो क्या कहते हैं, टोटमिज्म एक सेक्रेड बिलीफ सिस्टम था। दूसरा वो कहते हैं कि रिचुअल्स, जो रिचुअल्स थे वो कोर थे ऑफ सोशल यूनिटी। प्रिमिटिव सोसाइटीज के रिचुअल्स एक कलेक्टिव एक्टिविटी होते थे, कलेक्टिव एक्टिविटी होते थे जो लोगों को एकता में बांध कर रखते थे, एक साथ बांध कर रखते थे। तो ये रिचुअल्स ग्रुप के लिए एक शेयर्ड आइडेंटिटी और पर्पस क्रिएट करता था। तो प्रिमिटिव सोसाइटीज में ये रिचुअल्स कैसे होते थे? जैसे डांस फॉर्म में हो सकते थे, सॉन्ग्स फॉर्म में होते थे, सेलिब्रेशंस सेलिब्रेशंस विद नेचर, है ना। तो ये इस तरीके से होते थे। और आज के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में जो ये रिचुअल्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। पहले क्या था, डांस है, सॉन्ग है, नेचर के साथ एक तरीके का सेलिब्रेशन वो करते थे मिलकर सब, है ना। लेकिन आज के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में ये रिचुअल्स कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, जैसे पूजास, प्रेयर्स,
मास सेरेमनीज, है ना, रेन, वहां पर रेन डांस, ये सारा एक रिचुअल होता था। तो में वो नेचर के साथ एक कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता था। और आज के टाइम पे होली, दिवाली, ईद, ये फेस्टिवल्स जो है ये मॉडर्न सोसाइटीज के कलेक्टिव एफर्वेसेंस का एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर तीसरा वो कहते हैं, पहले क्या कह रहे हैं कि टोटमिज्म जो था वो एक सेक्रेड बिलीफ सिस्टम था। दूसरा, रिचुअल्स जो थे वो कोर ऑफ सोशल यूनिटी थे। फिर तीसरा वो कहते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज ने सेक्रेड और प्रोफेन के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया। तो जो ये सेक्रेड एंड प्रोफेन को वो अपनी थ्योरी में कहते हैं कि सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो वो कहते हैं कि प्रिमिटिव सोसाइटीज में ये कॉन्सेप्ट था। ये प्रिमिटिव सोसाइटी ने सेक्रेड और प्रोफेन के कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश किया। ये डिस्टिंक्शन ऑर्गेनाइज रिलीजन्स में और भी ज्यादा रिफाइन हो गया है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में सेक्रेड वो था जो ग्रुप के लिए स्पेशल और प्रोटेक्टेड था, जैसे उनका टोटम। और प्रोफेन जो था वो उनका नॉर्मल डेली लाइफ का जो पार्ट था वो होता था। अब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में जो ये सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या बन गया है, जैसे ये कुरान, बाइबल, गंगा जल, है ना, ये सेक्रेड हो गया है। तो इसमें रिलीजन, मॉडर्न रिलीजन में ज्यादा और स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है ये जो सेक्रेड चीजें हैं। प्रिमिटिव में क्या था, टोटम था। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मंदिर, बाइबल, कुरान, गंगा जल, ये सारी चीजें सेक्रेड मानी जाती है। और बाकी जो चीज बची नॉर्मल डेली लाइफ, जैसे घर का खाना, ये सारी चीजें प्रोफेन मानी जाती है। तो डरखाइन की स्टडी से ये समझ आता है कि जो प्रिमिटिव रिलीजन है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां लोग अपने शेयर्ड बिलीफ्स और रिचुअल्स के थ्रू एक ग्रुप आइडेंटिटी बनाते थे, है ना। प्रिमिटिव रिलीजन एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां लोग क्या कर रहे हैं, रिचुअल्स और बिलीफ्स के थ्रू एक ग्रुप आइडेंटिटी बना रहे हैं। टाइम के साथ धीरे धीरे ये बिलीफ्स जो है ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता गया और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के रूप में इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो सिंबल्स इवॉल्व हुए हैं प्रिमिटिव रिलीजन से। अगर हम आज देखें तो सिंबल्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं। प्रिमिटिव का टोटम जो है वो मॉडर्न का आइडल, क्रॉस या क्रेसेंट बन गया है, लेकिन उनके फंक्शन जो है वो सेम है। बट फंक्शंस रिमेन सेम। फंक्शन क्या है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना। फिर जो रिचुअल्स है वो सिंपलिस्टिक से सोफिस्टिकेटेड बन गए हैं। डांस और चैंट से शुरू होके आज एक इलेबोरेट सेरेमनीज, मास सेरेमनीज और फेस्टिवल्स तक रिचुअल का बेसिक पर्पस, लेकिन जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, कलेक्टिव एफर्वेसेंस, वो सेम है। और जो सोशल कोहेजन है वो कांस्टेंट फंक्शन रहा है रिलीजन का, चाहे प्रिमिटिव में देख लो चाहे आज देख लो। तो प्रिमिटिव और मॉडर्न रिलीजन दोनों ही ग्रुप यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी का काम करते हैं। तो सिंबल सिंबल्स इवॉल्व हुए बट फंक्शंस रिमेन सेम। रिचुअल्स जो है वो सिंपलिस्टिक से सोफिस्टिकेटेड बन गए, बट बेसिक पर्पस जो था कलेक्टिव एफर्वेसेंस वो आज भी सेम है। सिंबल भी इवॉल्व हुए, फंक्शन सेम रहे। क्या फंक्शन है कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, वो आज भी है। और जो सोशल कोहेजन है वो कांस्टेंट फंक्शन रहा रिलीजन का, चाहे प्रिमिटिव देख लो चाहे मॉडर्न रिलीजन देख लो, दोनों ही ग्रुप यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी का काम करते हैं। तो ये थे फीचर्स और या वाई ही चूज प्रिमिटिव रिलीजन। अब हम देखते हैं मेथोडोलॉजी। वो अपनी थ्योरी ऑन रिलीजन पढ़ने के लिए क्या मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने इंपीरिकल स्टडी करी। इंपीरिकल स्टडी किसकी करी, टोटेमिज्म की। तो डरखाइम ने प्रिमिटिव रिलीजन को स्टडी करने के लिए इंपीरिकल एविडेंस का यूज किया। तो ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनल ट्राइब्स
के प्रैक्टिसेस के रिलीजियस प्रैक्टिसेस का एनालाइज उन्होंने एथनोग्राफर्स एथनोग्राफर्स के डॉक्यूमेंटेड डाटा के थ्रू किया, तो एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू किया। दूसरा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव था उनका। दरखाई ने रिलीजन को हमेशा फंक्शनल लेंस से देखा। प्रिमिटिव सोसाइटी में रिलीजन का प्राइमरी काम सोशल ऑर्डर और कोहेजन मेंटेन करना था। उन्होंने एनालाइज किया कि कैसे रिचुअल्स और सीक्रेट बिलीफ ग्रुप की यूनिटी और सिंबल्स और स्टेबिलिटी के लिए काम करते हैं, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स का कलेक्टिव टोटम वर्शिप सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं था, ये उनकी ग्रुप आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करता था और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल में करता था। उसी तरीके से मॉडर्न कनेक्शन अगर हम देखें तो आज के ज़माने में कम्युनिटी फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ गणेश चतुर्थी या क्रिसमस, ये भी वही काम कर रहे हैं। लोगों को एक साथ लाते हैं और सोशल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। और तीसरा वो कंपेरेटिव मेथड यूज करते हैं। कंपेरेटिव मेथड मतलब प्रिमिटिव वर्सेस मॉडर्न रिलीजन, कंपेरेटिव मेथड यूज कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव और मॉडर्न रिलीजियस सिस्टम का कंपैरिजन करके उन्होंने यूनिवर्सल पैटर्न्स और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया। प्रिमिटिव रिलीजन ज्यादा सिंपल और नेचर ओरिएंटेड होते हैं, जबकि मॉडर्न रिलीजन ऑर्गेनाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं, ये उन्होंने कंक्लूड किया। यूनिवर्सल पैटर्न क्या बताते हैं वो, कि सेक्रेड और प्रोफेन दोनों रिलीजन में था। प्रिमिटिव में टोटम एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट था। आज की अगर मॉडर्न उसमें देखें तो एक मॉस्क, टेम्पल, चर्च, ये सब एक सेक्रेड स्पेस है। फिर कलेक्टिव एफर्वेसेंस, ये तब भी थी और अब भी थी। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में रिचुअलिस्टिक डांस और चांट्स के थ्रू कलेक्टिव एफर्वेसेंस आती थी, और मॉडर्न सोसाइटी में अगर हम देखें तो मास प्रेयर्स या रिलीजियस प्रोसेशन के थ्रू कलेक्टिव एफर्वेसेंस आती है। तो ये यूनिवर्सल पैटर्न उन्होंने ड्रॉ किए। तो वो क्या यूज करते हैं, एम्पिरिकल स्टडी करते हैं थ्रू द एथनोग्राफर्स डॉक्यूमेंटेड डाटा बाय स्टडिंग ऑस्ट्रेलियन ओरिजिनल ट्राइब्स। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रखते हैं या फंक्शनलिस्ट मेथोडोलॉजी होती है। और तीसरा वो कंपेरेटिव मेथड यूज करते हैं। तो हमने देख लिया ये सारी चीजें। We have seen the definition, we have seen the early theories, we have seen why he chose primitive society, what are the features of those primitive societies, and what methodology he used. Now we'll come to the theory on religion. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फीचर्स बताते हैं वो कुछ रिलीजन के, कि रिलीजन अल्टीमेट नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। फिर उसके बाद रिलीजन की कुछ डाइनोमोजेनिक क्वालिटी है, ये हम देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं इससे। उसके बाद फिर हम सेक्रेड और प्रोफेन का देखेंगे। हालांकि अभी जो जो भी मैंने आपको बताया उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर हम देखेंगे कॉजेज ऑफ रिलीजन या ओरिजिन ऑफ रिलीजन, देन विल सी द फंक्शंस, विल सी रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी, एंड देन विल क्रिटिकली इवैल्यूएट, है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिलीजन क्या कहते हैं, वो रिलीजन एक, सबसे पहले तो वो क्या कह रहे हैं कि नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। तो सबसे पहले सोशल फैक्ट देखते हैं कि सोशल फैक्ट से क्या कहते हैं वो। तो सोशल फैक्ट है रिलीजन, मतलब ये इंडिविजुअल के थॉट तक सीमित नहीं है। अगर सिर्फ एक इंसान किसी चीज पर विश्वास करे तो वो रिलीजन नहीं बनेगा। जब एक पूरा समाज या पूरी सोसाइटी एक बिलीफ को माने और फॉलो करे, तब वो एक रिलीजियस सोशल फैक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल, दिवाली सिर्फ एक इंडिविजुअल फेस्टिवल नहीं है। जब पूरा समाज दिवाली मनाता है, तब ये एक सोशल फिनोमिना बनता है। तो रिलीजन क्या है, एक सोशल फैक्ट है। कैसा सोशल फैक्ट है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। मतलब रिलीजन का असर इंसानों के दिमाग और बिहेवियर पर होता है, लेकिन इसे टच नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन मटेरियल है। नॉन मटेरियल होने के बावजूद भी ये इतना पावरफुल है कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो इसको बोलने का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन इसका असर इंसानों को इमोशनल और स्पिरिचुअल सुकून देता है।
ठीक है, या सोसाइटी में रिचुअल्स और बिलीव्स लोगों को डिसिप्लिन और यूनिटी का एहसास करवाते हैं। तो ये नॉन मटेरियल है, वी कांट टच इट, बट स्टिल इतना पावरफुल है कि लोगों को दिमाग या और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो डरखाइम्स कंसिडर रिलीजन टू बी अल्टीमेट नॉन मटेरियल social fact, meaning that religion is fundamental, intangible force in society. It shapes individuals' behavior, social norms, even though it is not something that can be physically touched or quantified. Or religion social phenomena है that shapes and regulates collective behavior, values and social cohesion. तो जब आपको कोई चीज समझ नहीं आती या अगर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आप खुद से पढ़ रहे हैं तो ऐसे ब्रेक डाउन, जैसे मैंने डेफिनेशन को ब्रेक कर करके बताया है ना, कि मॉरल कम्युनिटी चर्च इसका क्या मतलब है, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ का क्या मतलब है, सेक्रेड्स क्या होता है, फिर सेक्रेड विच आर सेट थिंग्स विच आर सेट अपार्ट एंड फोरबिडन उसका क्या मतलब है, तो इसे ब्रेक कर करके पढ़ा करो। या रिलीजन जो है वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है। अब सोशल फैक्ट की हमने थ्योरी पढ़ी है तो यू शुड नो सोशल फैक्ट क्या होता है, फिर नॉन मटेरियल क्यों है वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। फिर क्या कहते हैं वो कि डर्कहाइम ने कहा कि रिलीजन की डायनोमोजेनिक क्वालिटी होती है। तो रिलीजन लोगों को सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, ये कंट्रोल के साथ साथ उनको मोटिवेट, डायनोमोजेनिक क्वालिटी मतलब क्या होती है कि रिलीजन मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए। तो ये लोगों को एक नई एनर्जी, पर्पस और यूनिटी का एहसास करवाता है जो उन्हें आम इंसान की कैपेबिलिटीज से आगे ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल डायनोमोजेनिक क्वालिटी रिलीजन की, लंगर होता है गुरुद्वारा में, है ना। एग्जाम्पल अगर हम देखें, लंगर तो सिख धर्म का एक बिलीफ है कि सेवा जो सर्विस होती है ये सबसे बड़ा धर्म है। इस वजह से हर गुरुद्वारा में लंगर होता है जहाँ हजारों लोग मिलकर खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं, है ना, बिना किसी जात पात या रिलीजन के भेद के। तो इसमें डायनोमोजेनिक क्वालिटी क्या है, सेवा का ये रिलीजियस बिलीफ लोगों को अपने पर्सनल कंफर्ट के ऊपर उठाकर सोसाइटी के भले के लिए काम करने की एनर्जी दे रहा है ना। इतने सारे लोगों का खाना बनाना, उनको परोसना, बर्तन मांजना, तो ये एक पर्सनल कंफर्ट से उठकर एक एनर्जी दे रहा है। दिस इज द डायनोमोजेनिक क्वालिटी ऑफ द रिलीजन, है ना। तो लोग बिना किसी स्वार्थ के ये काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना बनाते हैं, ये सारी चीजें प्रसादा बनाते हैं। फिर उसी तरीके से ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं करवा चौथ का व्रत। हर साल बहुत सी वुमेन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो ये व्रत में बिना पानी के पूरे दिन फास्ट करना, ये एक फिजिकली एग्जॉस्टिंग चीज है, लेकिन डायनोमोजेनिक क्वालिटी क्या है, रिलीजन और बिलीव उन्हें इतनी एनर्जी और पेशेंस देते हैं कि वो बिना शिकायत के ये व्रत कर लेती हैं, बिना पानी के पूरे दिन रह लेती हैं, जो कि फिजिकल कैपेबिलिटीज को पार कर लेता है। तो ये रिलीजन उनको डायनामोजेनिक क्वालिटी दे रहा है। उसी तरीके से जो मुस्लिम कम्युनिटी में रोजा रखे जाते हैं, ये एक डायनोमोजेनिक क्वालिटी है। तो क्या दे रहा है कि वो मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए। ठीक है, तो कई बार हम सुनते हैं कि प्लेयर्स, अगर हम आज के मॉडर्न उसमें देखें तो कई बार हम देखते हैं कि प्लेयर्स अपनी लकी शॉट या लकी बैट के साथ खेलते हैं, है ना। तो ये एक सुपरस्टिशन है, लेकिन इसमें एक डायनोमोजेनिक क्वालिटी का एलिमेंट भी है। जैसे रिलीजन अपने फॉलोअर्स को स्पेशल फीलिंग देता है कि वैसे ही ये लकी शर्ट प्लेयर्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी, और या ये लकी बैट प्लेयर को एक एक्स्ट्रा एनर्जी और कॉन्फिडेंस देती है। सुपरस्टिशन है ना ये एक। जब कोई प्लेयर अपनी लकी शर्ट को पहनता है या लकी बैट से खेलता है तो उसे लगता है कि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर सकता है। तो यहाँ रिलीजन की तरह ही एक बिलीफ, एक सुपरस्टिशन उन्हें कुछ खास करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दिस इज द डायनोमोजेनिक क्वालिटी, है ना। तो ये सारी चीजें होगी। फिर वो कहते हैं कि अपनी थ्योरी में वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो दो मेजर चीजों में डिवाइड है, एक सेक्रेड और एक प्रोफेन। Sacred things which are set apart, revered and considered holy. जैसे हिंदुइज्म में गंगा का पानी सेक्रेड है, लेकिन टैप वाटर
सेक्रेड मानते हैं? नहीं, है ना? मंदिर में दिया जलाना सेक्रेड है, लेकिन घर की लाइट जलाना ऑर्डिनरी थिंग्स है। तो ये जो ऑर्डिनरी थिंग्स है, जैसे ये टैप वाटर, ये सेक्रेड नहीं है, तो ये प्रोफेन में माना जाएगा। मंदिर में दिया जलाना सेक्रेड है, लेकिन घर की लाइट जलाना ये ऑर्डिनरी थिंग है जो प्रोफेन माना जाएगा। तो क्या कहते हैं कि सेक्रेड चीजें अक्सर डिवाइन, सुपरनैचुरल या हायर फोर्सेस से जुड़ी होती हैं। डिवाइन, सुपरनैचुरल पावर्स या हायर फोर्सेस से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस, है ना? क्रिश्चियनिटी में क्रॉस सेक्रेड है। लोग मानते हैं कि ये जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस का एक सिंबल है। तो ये जो सेक्रेड है, ये जो क्रॉस जिसको सेक्रेड माना है क्रिश्चियंस ने, ये डिवाइन, सुपरनैचुरल और हायर फोर्सेस से जुड़ी है। उसी तरीके से हिंदुइज्म में जो तुलसी का प्लांट होता है, हम क्या कहते हैं कि ये भगवान विष्णु से जुड़ा है और लोग इसे सेक्रेड मानते हैं। तो किससे जुड़ी है? ये सारी चीजें सेक्रेड चीजें होती हैं, किसी डिवाइन, सुपरनैचुरल या हायर फोर्सेस से जुड़ी होती है। जैसे सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, तो ये गुरु की टीचिंग्स का रूप है और इससे अटमस्ट रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है? तो ये सेक्रेड चीज है। और प्रोफेन क्या होता है? आम, नॉर्मल जिंदगी। तो प्रोफेन वो चीजें हैं जो डेली लाइफ का पार्ट होती है और इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता। ये फंक्शनल और प्रैक्टिकल यूज के लिए होती है। जैसे घर का बॉटल का पानी, ये प्रोफेन है, लेकिन ये जो गंगा जल होता है ये सेक्रेड है। डाइनिंग टेबल प्रोफेन है, क्योंकि यहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, प्रैक्टिकल चीजों के लिए यूज हो रहा है, फंक्शनल चीजों के लिए यूज होता है ना? तो ये हो गया। फिर अगर देखे जाए, अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो बाइबल, ये क्या है? सेक्रेड है ना? लेकिन घर में रखी हुई एक नॉर्मल नोवेल जो होगी, वो क्या होगी? प्रोफेन होगी। गोल्डन टेम्पल, ये क्या है? सेक्रेड। लेकिन एक नॉर्मल बिल्डिंग, ये क्या होगा? ये प्रोफेन होगा। जो सिखिज्म में कड़ा पहनते हैं, है ना, वो क्या होता है? सेक्रेड। लेकिन एक नॉर्मल ज्वेलरी आप पहन लो, वो क्या होगा? या ब्रेसलेट पहन लो, वो क्या होगा? वो प्रोफेन होगा। तो ये चीजें हैं। फिर अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ सेक्रेडनेस। क्या ऐसी चीज है जो ऑर्डिनरी चीजों को सेक्रेड बना रही है? तो डर्कहाइम कहते हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी कोई भी ऑर्डिनरी चीज सेक्रेड तब बनती है जब उसके साथ सोसाइटी के कलेक्टिव इमोशंस और एक्सपीरियंसेस जुड़े हों। तो कोई भी चीज सेक्रेट कब बन रही है? मतलब सेक्रेट चीजें अपने आप से पवित्र नहीं होती, उनके अंदर कुछ ऐसी सुपरफिशियल चीजें नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें नहीं होती, बल्कि समाज के लोग उन्हें अपनी फीलिंग्स, अपने कलेक्टिव इमोशन, अपने कलेक्टिव एक्सपीरियंस और अपने रिचुअल्स के थ्रू सेक्रेट बनाते हैं। तो जब लोग किसी रिलीजियस फेस्टिवल, पूजा या इवेंट में इकट्ठा होते हैं, तो उनके इमोशंस और एनर्जी एक साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बनाते हैं और इस स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से कुछ चीजें सेक्रेड बन जाती है। जैसे सिंपल सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में जो टोटम था वो सेक्रेड बन जाता है, क्योंकि वो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ट्राइबल ग्रुप का टोटम अगर लायन है, तो लायन को वो लोग अपना प्रोटेक्टर और पावर का सिंबल मानते हैं, इसलिए लायन उसके उनके लिए एक सेक्रेट सिंबल बन जाता है। ठीक है? तो ऑर्डिनरी थिंग सेक्रेट कब बन रही है? जब सोसाइटी की कलेक्टिविटी उससे जुड़ रही है, वो अपने आप में पवित्र नहीं है। जब लोगों ने मिलकर उसको कलेक्टिव माना, तब जब लोगों ने मिलकर उसको सेक्रेट माना, तब वो सेक्रेट बनी। फिर दूसरा क्या कहते हैं, वो सेक्रेट जो होता है, सेक्रेटनेस, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सेक्रेटनेस को सोसाइटी के लोग अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और
रिचुअल्स के थ्रू बनाते हैं। जैसे हम एक चीज को सेक्रेट तभी मान लेते हैं जब सोसाइटी में वो चीज सब लोग मिलकर पवित्र मानते हैं। तो ये सेक्रेटनेस किसी चीज के अंदर नेचुरली नहीं होती। एक सिंपल पीपल का पेड़ कोई ऑर्डिनरी चीज हो सकता है, पर अगर लोग उससे रिलीजियस और सेक्रेट मानते हैं तब वो पेड़ सेक्रेट बन जाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन फ्लैग भी सेक्रेट हो जाता है, क्योंकि हर एक इंडियन उससे अपने देश की यूनिटी और प्राइड के रूप में देखता है। फिर वो कहते हैं कि कुछ रूल्स ऑफ इंटरैक्शन होते हैं। रकाइम ने सेक्रेट और प्रोफेन के बीच में एक क्लियर बाउंड्रीज और रूल सेट किए, जो बताते हैं कि लोग सेक्रेट चीजों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो कैसे इंटरैक्ट करते हैं? थ्रू रिचुअल्स, थ्रू टैबूज। ये जो रिचुअल्स और ये जो टैबूज है, ये रूल्स ऑफ इंटरैक्शंस है, क्लियर बाउंड्रीज है इनके बीच में। तो रिचुअल्स वो एक्शंस होते हैं जो लोग सेक्रेट चीजों के साथ इंगेज करते हुए फॉलो करते हैं, जैसे प्रेयर, सेक्रीफाइसेस, फेस्टिवल्स। ये सारी होली एक्टिविटी है। तो ये एक्शंस लोगों को सेक्रेट के साथ कनेक्ट करते हैं। हिंदुइज्म में पूजा करना एक रिचुअल है, जो लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तो ये रिचुअल सेक्रेट समझ के किया जाता है ना? क्रिश्चियनिटी में संडे का प्रेयर एक रिचुअल है। टैबू क्या होता है? टैबू का काम होता है सेक्रेट को प्रोफेन से प्रोटेक्ट करना। मतलब ये प्रोहिबिशंस हैं, ये जो टैबूज होते हैं ये प्रोहिबिशंस होते हैं जो सेक्रेड को कंटामिनेट होने से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंदिर जा रहे हो तो पहले आपको स्नान करना पड़ेगा, ठीक है, और तब जाना पड़ेगा आपको मंदिर। तो ये प्रोहिबिशंस है, ये टैबूज है, ये सेक्रेट को क्या बना रहे हैं? कंटेमिनेशन होने से, उसका कंटेमिनेशन होने से उसको बचा रहे हैं। इस्लाम में आप मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको शूज उतर के जाना ये एक टैबू है। तो अगर आप शूज के साथ मस्जिद में एंटर करते हैं, मंदिर में एंटर करते हैं, तो ये डिसरिस्पेक्टेड माना जाएगा। ठीक है? तो ये चीज है। तो कुछ रूल्स ऑफ इंटरैक्शंस होते हैं दोनों के बीच में क्लियर बाउंड्री सेट करने के लिए। फिर कॉज ऑफ रिलीजन या ओरिजिन ऑफ रिलीजन। तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, मैं शॉर्टली फटाफट बताती हूँ। तो डर्कहाइम ने रिलीजन का ओरिजिन समझने के लिए सिंपल और प्रिमिटिव सोसाइटीज जैसे अरुंडा ट्राइब को स्टडी किया। उन्होंने बोला कि रिलीजन का ओरिजिन सोसाइटी के कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस से होता है और इसका मेन पर्पस क्या है? सोशल यूनिटी को क्रिएट करना। तो डर्कहाइम कहते हैं कि मॉडर्न रिलीजन जो है, मॉडर्न रिलीजन ये सिंपलर फॉर्म ऑफ रिलीजन से इवॉल्व हुई है। तो प्रिमिटिव में लोग फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के लिए गैदर होते हैं। ये गैदरिंग रिलीजियस फीलिंग्स और प्रैक्टिसेस को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो यहाँ से ये इवॉल्व हुई है मॉडर्न रिलीजन। फिर ये कलेक्टिव एफर्वेंसेंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर ये टोटम को बताते हैं कि टोटम क्या चीज होती है, जो कि मैंने आपको बता दी है। फिर ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी और रिलीजन है, ये एक चीज होती है। मतलब अगर टोटम गॉड और सोसाइटी दोनों का सिंबल है, तो इसका मतलब है कि गॉड और सोसाइटी एक है। तो टोटम की वर्शिप का मतलब था सोसाइटी की वर्शिप, और रिलीजियस रिचुअल से सोसाइटी की कलेक्टिव पावर को रिफ्लेक्ट किया जाता है। क्या कहते हैं कि सोसाइटी और रिलीजन जो है वो एक है। रिलीजन इज दिस वर्शिप ऑफ सोसाइटी। फिर जब सोसाइटी इस कॉम्प्लेक्स हुई, रिलीजन इवॉल्व हुआ, बट इसका मेन फंक्शन जो है वो सेम रहा, सोशल कोहेजन को रीइंफोर्स करना। मॉडर्न टाइम्स में भी रिलीजन इंडिविजुअल्स को यूनाइट करता है और उनको लार्जर सोसाइटी के साथ फील करता है। अब जैसे जैसे सोसाइटीज सेक्युलर होती गई, साइंस एक मॉडर्न बिलीफ के रूप में एमर्ज हो रहा है, और साइंस के फॉलोअर्स एक कम्युनिटी बनाते हैं जो शेयर्ड वैल्यूज और बिलीव्स के थ्रू सोशल कोहेजन रीइंफोर्स करता है। तो कुछ नहीं, कॉजेज ऑफ रिलीजन वही है कि प्रिमिटिव से स्टार्ट हुई, फिर वो कलेक्टिव एफर्वेसेंस का देते हैं, टोटम कैसे बना, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। पीडीएफ में ये एक कंसोलिडेटेड वे में लिखा है, तो अगर पेपर में आएगा तो आप लोगों को पीडीएफ से याद कर लेना, वही आपको लिखना है। तो लास्टली वो क्या कहते हैं, पूरा अपना वाइंड अप कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी की वर्शिप है। रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ सोसाइटी। जब ये कंक्लूड करते हैं कि रिलीजन वर्शिप की सोसाइटी है, तो इसको प्रूफ करने के लिए वो एग्जाम्पल देते हैं टोटमिज्म। वो टोटमिज्म की स्टडी करते हैं। व्हाई ही चूज टोटमिज्म? क्योंकि टोटमिज्म एक सिंपलर फॉर्म ऑफ रिलीजन था।
एक सिंपलर फॉर्म हमको मिलेगा ऑफ बिलीफ सिस्टम इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इसको पढ़कर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिलीजन जो है वो वर्शिप की सोसाइटी है, ना कि वर्शिप ऑफ गॉड। तो ये डाटा लेते हैं अरुणता ट्राइब्स का और पूरा टोटमिज्म को एक्सप्लेन करते हैं कि टोटमिज्म क्या होता है, कलेक्टिव एफर्वेसेंस कैसे आ रही है। टोटम जो होता है वो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उनका जो अरुणता सोसाइटी का टोटम था वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था उनकी सोसाइटी का। तो टोटम की पूजा करना मतलब सोसाइटी और उसके मॉरल वैल्यूज को वर्शिप करना था। तो दरखाइम की जो ब्रॉडर थ्योरी है रिलीजन की, वो टोटमिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। वो पूरा बताते हैं कि रिलीजन ये होता है। रिलीजन लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी की वर्शिप है। तो प्रूफ कैसे करते हैं? थ्रू हिज स्टडी ऑन टोटमिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक रिलीजन को सोशल फिनोमिना बताते हैं लास्ट में। रिलीजन क्या है? एक सोशल फिनोमिना है। मतलब रिलीजन एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। रिलीजन का काम डिवाइन बीइंग के साथ रिलेशनशिप बनाना नहीं, बल्कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और यूनाइट करना है। इनका एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। रिलीजन का मेन काम सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करना है, जैसे कि इंटीग्रेशन, रिचुअल्स सबको एक साथ लाते हैं और यूनिटी बनाते हैं, जैसे कि रेगुलेशन, है ना, सेक्रेट और प्रोफेन के रूल्स से बिहेवियर जो है वो रेगुलेट होता है। आइडेंटिटी, टोटम लोगों की ग्रुप की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। तो ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव से बताते हैं कि रिलीजन एक सोशल फेनोमिना है। और दूसरा फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव देते हैं कि इंटीग्रेशन है, उसका काम रेगुलेशन करना है और जो ग्रुप को आइडेंटिटी प्रोवाइड करना है। लेकिन जब अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए टोटमिज्म की स्टडी करते हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं। तो डर्कहाइम ने जो अरुणता ट्राइब का डाटा यूज किया वो एथनोग्राफर्स जैसे स्पेंसर और गिलन के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। तो लेटर इस डाटा की एक्यूरेसी पर सवाल उठाए गए। ठीक है, तो पहला तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है डाटा की वजह से। दूसरा, टोटमिज्म की स्टडी को ओवर जनरलाइजेशन की वजह से भी स्टडी किया जाता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि अरुणता ट्राइब्स के टोटमिज्म को सभी रिलीजन्स का बेस मानना एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो ओवर जनरलाइजेशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर तीसरा, इंडिविजुअल बिलीफ्स को इग्नोर करना। डर्कहाइम को क्या कहा गया है कि डर्कहाइम को फोकस ज्यादा ग्रुप और सोसाइटी पर था, जो इंडिविजुअल बिलीफ्स और एक्सपीरियंस को नजरअंदाज करता है। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन का क्या रोल रहेगा। तो डर्कहाइम कहते हैं कि रिलीजन सिर्फ ट्रेडिशनल सोसाइटी तक सीमित नहीं है, बल्कि मॉडर्न सोसाइटी में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन का भले ही जो रूप है वो बदल जाए, लेकिन उसका जो बेसिक फंक्शन जैसे यूनिटी, मोरालिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी, है ना, इन सबको बनाए रखना, ये अभी भी एग्जिस्ट करेगा या मॉडर्न सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो कहते हैं कि रिलीजन हमेशा सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स और वैल्यू को रिफ्लेक्ट करती है। सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। तो मॉडर्न सोसाइटीज में ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो कम हो सकती हैं, लेकिन नए फॉर्म्स इमर्ज होंगे जो वही फंक्शन पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनलिज्म। तो मॉडर्न सोसाइटी में नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम्स या नेशनल मॉन्यूमेंट्स, ये सब सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। नेशनल फ्लैग एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेशनल एंथम से सेक्रेडनेस वाली फीलिंग आएगी। नेशनल मॉन्यूमेंट सेक्रेड बन जाएगा। तो ये सब सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स की तरह काम करते हैं जो यूनिटी और आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। फिर फिर वो कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी में ट्रेडिशनल रिलीजन का इम्पैक्ट कम होने के रीजन क्या होंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन और मॉडर्न लाइफ के कारण रिलीजन का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंटिफिक डेवलपमेंट्स ने सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को चैलेंज किया और आगे जाकर भी यही होगा। तो डर्कहाइम का कहना है कि ट्रेडिशनल रिलीजन्स चाहे डिक्लाइन हो जाए, लेकिन सोशल फंक्शंस मतलब रिलीजन के सोशल फंक्शंस जो हैं वो अब भी जरूरी हैं। तो ये किसके थ्रू आएंगे? स्पोर्ट इवेंट्स के थ्रू आएंगे, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स।
ये इवेंट्स, है ना, ये एक तरीके के मॉडर्न रिचुअल्स हैं जो लोगों में यूनिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सेक्रेड और प्रोफेन का डिस्टिंक्शन मॉडर्न सोसाइटी में नए रूप में हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न सोसाइटी में नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स जैसी चीजें सेक्रेड मानी जाएंगी, और प्रोफेन जो होगा वो रोजाना का काम जैसे शॉपिंग, कुकिंग, ये सारी चीजें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक सेक्रेड वैल्यू है जिसे स्ट्रांगली डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल रिलीजियस बिलीफ्स की तरह। फिर कलेक्टिव एफरवेसेंस, कलेक्टिव एफरवेसेंस भी हमें एक नए फॉर्म में देखेंगे। तो रिचुअल्स और कलेक्टिव इमोशन सिर्फ ट्रेडिशनल रिलीजन तक सीमित नहीं है, ये मॉडर्न फिनोमेना में भी हमें दिखेंगे, जैसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, कॉन्सर्ट्स, सोशल मूवमेंट्स, इन सब के दौरान ये जो एक स्पेशल इमोशनल एक स्पेशल ये सब जो इवेंट्स है ये एक स्पेशल इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, सोशल मूवमेंट जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर या फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट, इन सब में लोग शेयर्ड वैल्यूज के लिए इकट्ठा होते हैं और एक इमोशनल फीलिंग्स उनके अंदर जनरेट होगी जिसको वो कलेक्टिव एफरवेसेंस कहते हैं। और मॉडर्न सोसाइटी में भी रिलीजन का फंक्शन क्या रहेगा? सोशल कोहेजन, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी में था, यहाँ पर भी सोशल कोहेजन रहेगा, मॉरल रेगुलेशन रहेगा, और मॉडर्न सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी या सेक्युलर फिलॉसफीज लोगों को एक सेंस ऑफ मीनिंग या पर्पस प्रोवाइड करेंगे, जैसे मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस एक तरीके की पर्सनल स्पिरिचुअलिटी आज भी बन गई है, हम देखते हैं। फिर मॉरल रेगुलेशन कैसे? लीगल सिस्टम काफी हद तक रिलीजियस मॉरलिटी से इंस्पायर्ड है ना? तो ये रेगुलेट करेंगे, रिलीजन मॉरल वैल्यूज और रूल्स को एस्टैब्लिश करेगा। फिर डर्कहाइम ने सिविल रिलीजन का कॉन्सेप्ट दिया जो सेक्युलर वैल्यूज और नेशनल सिंबल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो सिविल रिलीजन सोसाइटी का एक मॉरल फ्रेमवर्क और शेयर्ड आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जैसे नेशनल हॉलीडेज, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये जो इवेंट्स है ये मॉडर्न रिचुअल्स की तरह काम करेंगे जो ये लोगों को यूनाइट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं इसको लोग एक सीक्रेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो भले ही फॉर्म चेंज हो जाए लेकिन फंक्शन जो है वो सेम रहेगा। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहले पीटर बर्जर आते हैं। इनका मानना था कि मॉडर्न सोसाइटीज में एक यूनिवर्सल रिलीजन की जगह नए वर्ल्ड रिलीजन्स, सेक्ट्स और कल्ट्स ने जगह ले ली है। तो ये जो नए रिलीजन है इनका मेन फोकस होता है इंडिविजुअल नीड्स को पूरी करना, इंडिविजुअल नीड्स को पूरी करना, ये उन पर ज्यादा फोकस करते हैं ना कि पूरी सोसाइटी के इंटीग्रेशन पर। तो ये डायरेक्टली डर्कहाइम के रिलीजन की सोसाइटी इंटीग्रेशन वाले थ्योरी को चैलेंज करता है। फिर फ्योबाक आते हैं। ये रिलीजन के फंक्शनल रोल को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि रिलीजन लोगों को वीक और डिपेंडेंट बनाता है, ये लोगों के अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल ये एस्ट्रोलॉजी एप्स वाला बहुत चल गया है ना, तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऐप आज लोगों के प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन बन गई है, लेकिन ये लोगों को अपने डिसीजन मेकिंग पे डिपेंडेंट बनाने की जगह इन एप्स पर ज्यादा डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो लोग अपने डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा वो नहीं करते, जो एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, वो करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है वो कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंडेंट हो गए। फिर रॉबर्ट मर्टन, रॉबर्ट मर्टन कहते हैं कि डर्कहाइम का जो रिलीजन एक्सप्लेनेशन है वो प्रिमिटिव सोसाइटी के लिए तो ठीक है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन अक्सर डिविसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कम्युनल राइट्स, तो रिलीजन एक डिविसिव फोर्स बन गया है, ये कम्युनल राइट्स एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट, दलित्स के लिए टेम्पल में एंट्री का राइट ना मिलना,
ये रिलीजन के डिविसिव नेचर को दिखाता है। फिर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्रिश्चियंस के बीच का डिवाइड रिलीजन के डिविसिव रोल का एक एग्जाम्पल है। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रिलीजन एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है जो अनजस्ट सोशल ऑर्डर्स को जस्टिफाई करता है। फिर क्रिटिसाइज किया गया कि वो इंडिविजुअल नीड्स या साइकोलॉजिकल रिलीफ को एड्रेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक थ्रेड, पर्सनल सुपरस्टिशंस जैसे ब्लैक थ्रेड पहनने का बिलीफ एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड को एड्रेस करता है, जो डरखाइम के रिलीजन की थ्योरी में हमको नहीं देखा। तो वो इग्नोर कर रहा है इंडिविजुअल नीड्स को। और आजकल हम देखते हैं ना कि बहुत लोग ब्लैक थ्रेड पहन के रखते हैं, तो ये पर्सनल सुपरस्टिशन है, ये यहाँ पर इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड को रिलीजन पूरा कर रहा है। फिर जैसे कन्फेशन होता है, कन्फेशन इन क्रिश्चियनिटी, कन्फेशन इंडिविजुअल के गिल्ट और रिलीफ को एड्रेस करता है, जो एक पर्सनल नीड है। तो डर्कहाइम ने टोटली इंडिविजुअल नीड्स को इग्नोर किया है। तो यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म खत्म होता है। और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, मैंने पीडीएफ में दे दिया है। ठीक है, तो हमने पीडीएफ में पीवाईक्यूज दिए हैं, फुल्ली सॉल्व। जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो कंटेंट से आपके पूरा हो जाएगा। ठीक है, और हमने ट्राई किया है कि ऐसा कंटेंट हम प्रिपेयर करें कि कोई भी क्वेश्चन आगे आए तो आप वो कर सको। फिर जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं ये सारी डिटेल फॉर्म में पीडीएफ में आपको मिलेगी। फंक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया था अभी जब मैं आपको पहले पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने उसको डिटेल में दोबारा नहीं कराया है। ठीक है, और जो भी चीज़ें थी, सारे एस्पेक्ट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ग्राफ दिया था कि कैसे हमें करना है, एक सॉरी चार्ट दिया था कि कैसे हमें थ्योरी ऑन रिलीजन करना है, वो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। और उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। उतना आप कर लीजिए और सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, सो बाय, पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम वेबर को स्टार्ट करेंगे।